हे एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए येलो कलर का एक ऑब्जेक्ट है और येलो कलर का ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम हाइट कहेंगे और वो हाइट उसने कवर किया 5 मीटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो गिवन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ने जो हाइट ट्रेवल किया नीचे गिरते समय वो 5 मीटर है। उसके बाद नीचे आने के लिए उसको जो टाइम लगा वो टाइम 5 सेकेंड्स है। हमें ढूंढना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोग उसके अंदर गिवन लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सबसे पहला गिवन है हाइट। ये हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट यानी एस भी कहते हैं, जो कि बुक में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है 5 मीटर। उसके बाद टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें फाइंड करना है। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, जो कि मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन। दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन में से कोई एक काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे हमारे g को फाइंड करने के लिए। लेकिन ये 3 में से हम यूज कौन सा करेंगे? यूज करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ये चीज बहुत जरूरी है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे। ये अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे। अब ये तीनों इक्वेशन में से हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? हमारे पास s है और t है। तो ये थर्ड वाले इक्वेशन में तो t है नहीं, इसीलिए हम थर्ड वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में से हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर v है और हमारे पास v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन में नहीं दिया गया है, इसीलिए हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन बचता है सेकंड इक्वेशन को यूज करने का, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन हमें एक चीज भी यहां पर ध्यान रखनी है कि ऊपर से नीचे आते समय जो u की वैल्यू रहेंगी वो u की वैल्यू 0 रहेंगी, इसीलिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t, आंसर रहेगा 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देनी है कि ये जो a है ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है। हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे तो a को हमें कंसीडर करना पड़ेगा g, यानी नॉर्मल एक्सीलरेशन को न लेते हुए हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करना पड़ेगा। तो a की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा g। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 प्लस एनीथिंग एनीथिंग रहेगा, इसीलिए हाफ। अब a की जगह पे हम लिखेंगे g, क्योंकि a भी एक्सीलरेशन है लेकिन हमें नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करना है। g मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, और यहां पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। s मतलब हमारा h है जो कि 5 मीटर दिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे 5 इज इक्वल टू हाफ एज इट इज लिखेंगे। g की वैल्यू हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया गया है 5 स्क्वायर। तो यहां पर 5 एज इट इज रहेगा, ये 2 को अगर हम ये साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इज इक्वल टू g
और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 इज इक्वल टू जी, ये 25 लिखेंगे। 25 जब यहां चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में चला जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू जी। अब 10 छोटी वैल्यू है, 25 बड़ी वैल्यू है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। हम इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, 10 को अंदर लिखेंगे, 25 को यहां पर लिखेंगे। 25 के टेबल में 10 नहीं आता है क्योंकि 10 एक छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 डालकर पॉइंट डालेंगे। मैथ्स का रूल है, यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। 25 4 जा 100 होता है, हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.4 इज इक्वल टू जी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिली हमें 0.4, लेकिन यहां पर हमें इसकी एसआई यूनिट भी लिखनी है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा आंसर हो गया पूरा कंप्लीट। ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। जैसा हमारा ये न्यूमेरिकल हमने अभी सॉल्व किया जो कि ए नंबर पर है, उसी तरीके से एक डी नंबर का भी न्यूमेरिकल है, इसके जैसा ही है। इसीलिए हम लोग पहले ए के बाद बी और सी न करते हुए डायरेक्टली डी पर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल सेम है। बी और सी बाद में करेंगे। तो अभी हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, पहले वाली जैसा ही है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड reaches a height of 500 meter. What is its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए येलो कलर का एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद एक हाइट पर चला जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर गया? ये ऑब्जेक्ट एक हाइट ऊपर गया जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है 500 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, कितना ऊपर गया? ये ऑब्जेक्ट गया 500 मीटर ऊपर गया। और यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, जब उसको फेंकते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। साथ ही साथ हमें ये फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा। अब ये जो टाइम का क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ? अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो कितनी देर के बाद फिर से जमीन पर नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पे दो चीज कंसीडर करनी है। ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते समय कुछ टाइम लगेगा, फिर नीचे आते समय कुछ टाइम लगेगा। तो हमें दो केसेस देखने हैं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते समय कितना टाइम लगा और नीचे आते समय कितना टाइम लगा। और खास बात यह है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगता है। तो हमारा आंसर रहेगा T1 ऊपर जाते समय प्लस T2 नीचे आते समय इज इक्वल टू व्हाट, मतलब टोटल टाइम ऊपर और नीचे आते समय उसको कितना लगा। हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, सिर्फ ऊपर जाने का नहीं बल्कि ऊपर जाकर नीचे आने का भी टाइम हमें फाइंड करना है। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले एक गिवन लिख लेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। अब पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अपोजिट है। पहले हम गिवन लिखते फिर देखते अपोजिट कैसा है। गिवन में दिया गया है कि हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 500 मीटर। उसी तरीके से यहां पर दिया गया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था। यहां पर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर पूछा गया है टाइम, लेकिन हम सिर्फ टाइम नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू व्हाट। और हमें यहां पर ढूंढना है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब एक चीज ध्यान रखो, हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। ये अपोजिट टर्म्स है। उसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है उसके एक्सीलरेशन को हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करना होता है।
लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें माइनस कंसीडर करनी पड़ेगी। माइनस इसलिए कंसीडर करना है क्योंकि हम ग्रेविटी के अपोज में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस कंसीडर करना है। पहले वाले इक्वेशन के अंदर हमने माइनस कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज लेंगे। V इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये इक्वेशन का हम लोग यूज लेंगे। लेकिन अब इन 3 इक्वेशन में से हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हमारे पास t की वैल्यू तो है नहीं, इसीलिए हम लोग पहला इक्वेशन भी यूज नहीं करेंगे, दूसरा इक्वेशन भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि t की वैल्यू है नहीं, इसीलिए दोनों इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। अब एक ही ऑप्शन बचता है, इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन नंबर 3 यहां पर लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये वाले इक्वेशन यूज करेंगे। मैंने आपको अभी कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, बिल्कुल पहले इक्वेशन से अपोजिट होता है। वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाकर देखो क्या अपोजिट है बोलकर। अब यहां पर v की वैल्यू यहां पर 0 रहेंगी, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। उसी के साथ में अब ये प्लस 2AS है, वो इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2AS इज इक्वल टू यू स्क्वायर। मैं इसको रीअरेंज भी कर सकता हूं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2AS। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2AS, लेकिन ये जो a है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, हमें कंसीडर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे यू स्क्वायर -2, a की जगह पे लिखेंगे g और s। अब कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी के अपोज में काम किया जा रहा, इसीलिए हमें g को लिखना पड़ेगा -g। g को क्या लिखना पड़ेगा, -g लिखना पड़ेगा। हमारा आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -g, आंसर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो इसीलिए हो जाएगा ये 2GS। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू स्क्वायर को तो मुझे फाइंड करना है, 2 एज इट इज लिखना है, g की वैल्यू दी गई है 10 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू भी दी गई है 500, और जब इनको हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 500, आंसर बिकम 10,000। तो यहां पर आ गया 10,000, लेकिन ये स्क्वायर में है, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा u इज इक्वल टू 100, क्योंकि 1000 का स्क्वायर रूट 100 होता है, तो यहां पर आ गया 100। तो इनिशियल वेलोसिटी 100, लेकिन इसके आगे SI यूनिट लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, हमें टाइम भी फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हम फिर से ये पहले इक्वेशन का यूज लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहां पर जब हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT, अभी इसको सॉल्व करने के लिए इंक चेंज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, अब यहां पर हमने अभी देखा कि v की वैल्यू 0 है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इसीलिए v की जगह पे 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू u एज इट इज लिखेंगे और AT एज इट इज लिखेंगे। जब AT प्लस AT ये साइड आ जाएगा तो बन जाएगा -AT, तो ये हो जाएगा -AT इज इक्वल टू u। अब ऊपर जाते समय जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन a की जगह पे लिखना पड़ेगा g, और ऊपर जाने वाला एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा ये माइनस का माइनस एज इट इज, लेकिन जो a है उसको लिखना पड़ेगा -g, फिर लिखना पड़ेगा t इज इक्वल टू u। -g की वैल्यू दी गई है 10 और t हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू u। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाता है प्लस 10t इज इक्वल टू u हमने अभी यहां पर फाइंड किया जिसका आंसर है 100,
तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 100। अब ये 10 इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। लेकिन ये टाइम सिर्फ ऊपर जाने के लिए है, तो ये जो बॉल है, ये बॉल को ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड्स लगे। लेकिन क्वेश्चन है कि उसको जमीन पर आने तक कितना टाइम लगेगा। तो जब ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड लगे, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है। इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे t इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो जो तीसरा न्यूमेरिकल है, ये तीसरा न्यूमेरिकल भी पहले के दो न्यूमेरिकल जैसा ही है। हमने ये तीनों न्यूमेरिकल सेम है, इसीलिए इसको एक साथ में ले लिया है। टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस ऊपर नीचे हमने करा है, इसीलिए करा है ताकि ये तीनों इक्वेशंस जो एक ही फॉर्मूले के हो या एक ही टाइप के हो, उसको हमने एक जगह पर करने की कोशिश की है। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है अ बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table। तो यहां पर कहा गया है कि एक बॉल है जो टेबल से नीचे गिरा है, ये बिल्कुल पहले वाले जैसा है। तो अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर से नीचे गिरने तक वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करता है वो हमें नहीं पता, तो हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h इज इक्वल टू वॉट, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इसको नीचे आने के लिए जो टाइम लगा है, टाइम सिर्फ 1 सेकेंड लगा है। ये बॉल को नीचे आने के लिए जो टाइम लगा है वो सिर्फ 1 सेकेंड लगा है। और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑलरेडी दी है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, तो हम लोग नीचे यहां पर गिवन लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, तो गिवन क्या है, यहां पर गिवन दिया गया है कि हाइट हमें फाइंड करना है, उसके बाद में टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, और कहा गया है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और चीज ध्यान में रखना है, मैंने आपको कहा कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन फिर भी हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इसीलिए हम लोग इसको 0 कंसीडर करेंगे। फिर से हमारे पास न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप मुझे कहो वीडियो को पॉज करके कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें s फाइंड करना है, इसके अंदर s है नहीं, इसीलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। उसी तरीके से हमें v का आंसर भी वैल्यू नहीं दिया गया, इसलिए ये भी यूज नहीं करेंगे। तो हम s वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो न्यूटन का सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मतलब हमारा h होता है, तो s की जगह पे हम लोग h लिख देंगे, इज इक्वल टू, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये u की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ, a की जगह पे लिखेंगे g t स्क्वायर। h इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t, आंसर हमारा 0 रहेगा, प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। h इज इक्वल टू हाफ, अब g क्या दिया गया है, g दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया गया है 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाता है h इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 10 ही रहेगा। फिर ये 2 डिवीजन में है
और 10 मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 फाइजा 10 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 5। हाइट मीटर में होती है, इसीलिए हमारा आंसर रहेगा h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसकी हाइट है 5 मीटर, ये हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब हमें एक और चीज फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेंगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए भी ये तीन में से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि अब हमें v को फाइंड करने के लिए भी न्यूटन के ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन में से हम एक यूज करेंगे। तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने अभी देखा कि v फाइंड करना है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 0 प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कंसीडर करना है और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस g का आंसर है 10 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। v होता है वेलोसिटी, इसीलिए मुझे इसका SI यूनिट भी लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर हो जाता है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो तीनों इक्वेशन अभी हमने देखे हैं, ये एक ही टाइप के थे और बोर्ड एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांसेस अच्छे काफी ज्यादा होते हैं। अब हम सेकेंड टाइप वाला इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। इफ मास ऑफ प्लैनेट ए इज ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half of its value of a। क्वेश्चन थोड़ा सा सुनने के लिए कंफ्यूजिंग है, समझने के लिए भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हमें सिर्फ इंग्लिश लाइंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, काफी आसान है। देखो, एक प्लैनेट है ए नाम का, उसका रेडियस है, लेकिन एक दूसरा प्लैनेट है बी नाम का, उसका भी रेडियस है। यहां पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा, प्लैनेट ए का जो रेडियस है वो आधा है प्लैनेट बी के रेडियस के कंपैरिजन में। तो पहले सेंटेंस के अंदर यही कहा गया है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा, इधर देखो, रेडियस आर मतलब हम लोग रेडियस कंसीडर करेंगे, रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए, स्मॉल ए मतलब प्लैनेट ए। तो ये जो कैपिटल आर और स्मॉल ए है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। तो हम यहां पर इसकी जगह पे लिखेंगे इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज हाफ, हाफ की जगह पे बराबर हाफ लिखेंगे। सो द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंग्लिश वाले सेंटेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा और रीअरेंज करेंगे। ये आर बी को इज इक्वल टू के ये साइड से अगर मैं ये साइड पर लेकर आ जाऊं तो मेरा आंसर हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, मतलब रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी इज इक्वल टू 1/2। मतलब मुझे एक वैल्यू मिल गई यहां पर, इसको मैं 1 दे दूंगा। अब क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ने में ये कहा गया है कि इफ मास ऑफ द प्लैनेट ए इज ma, मतलब हमें प्लैनेट ए का मास ए ही कंसीडर करना है। तो हमें ऐसे लिखना है ma, मतलब मास ऑफ द प्लैनेट ए इज इक्वल टू ma। यहां पर कोई नई बात नहीं कही गई है, यहां पर सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि प्लैनेट ए का जो मास है उसको आप ma कंसीडर करो। तो हमने वही किया, ma इज इक्वल टू ma, मास ऑफ द प्लैनेट ए इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट ए। जो क्वेश्चन में है
वही हमने लिखा है एज इट इज, ये ए है। अब इसके बाद में क्वेश्चन और आगे भी है, आगे के क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट बी। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्लैनेट बी जो है उसका मास फाइंड आउट करना है। हमें आंसर के अंदर फाइंड करना है कि प्लैनेट बी का मास कितना रहेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एम बी इज इक्वल टू वॉट। एम बी का मतलब होता है मास ऑफ द प्लैनेट बी इज इक्वल टू वॉट। तो हमने लिख दिया एम बी इज इक्वल टू वॉट। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी और आगे भी है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ ए। फिर से हमें इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाना है। न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाने के लिए हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी, यानी हम इस लिखेंगे जी बी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी इज इक्वल टू हाफ of the value of acceleration due to gravity on the planet A। इंग्लिश वाले सेंटेंस को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन B इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट A। अब हम क्या करेंगे, ये GA को इज इक्वल टू के ये साइड भेजेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल टू हाफ। इसको मार्क दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा गिवन पूरा कंप्लीट हो गया और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस करने थे वो मॉडिफिकेशंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब ये आंसर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास दो प्लैनेट है, इसीलिए हम लोग इसको केस 1 और केस 2 यूज करेंगे इसके अंदर। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है और अब हम ये फॉर्मूले को यूज करके केस 1 और केस 2 लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे केस 1। तो केस 1 में यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी जी, मास ऑफ द प्लैनेट ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर जहां पर प्लैनेट ए है तो फॉर्मूले के अंदर हर वैल्यूज के आगे ए लगा दिया, सिर्फ कैपिटल जी के आगे ए नहीं लगाया। इसी क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह हर प्लैनेट पर सेम रहेंगी, इसीलिए वहां पर कोई सेंस नहीं बनता ए या बी लगाने का। तो हमारा केस 1 हो गया, इसको मार्क दे देंगे नंबर 3। अब केस सेकंड भी रहेगा। केस सेकंड के अंदर है GB इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू MB डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। हमें आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड करना है MB की, हमें वैल्यू फाइंड करना है MB की। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहां पे डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन 4 थे उसको थर्ड नंबर के इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 है हमारा GB इज इक्वल टू G MB डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल टू G MA डिवाइडेड बाय RA स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे ये ऐसे इक्वेशन को देख के काफी डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे GB डिवाइड बाय GA एज इट इज लिखेंगे, ये GB ये GA एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे, ऊपर GMBA एज इट इज लिखेंगे, GMB एज इट इज लिखेंगे डिवाइड बाय ये वाला GMA एज इट इज लिखेंगे, GMA एज इट इज लिखेंगे। अब हमें दोनों में डिनोमिनेटर्स को लिखना है। डिनोमिनेटर जब ऊपर आते हैं
तो वो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और वैल्यूज इन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर। अब यहां पर ये जी कैंसल आउट हो जाएगा। अब जीबी बाय जी ए की वैल्यू हमें यहां मिली है, देखो गिवन के अंदर हमने जो मॉडिफिकेशन किए थे ये वाला जीबी बाय जी ए, तो जीबी बाय जी ए का आंसर हमें मिला है 1/2 इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू भी हमें यहां पर मिली है। देखो गिवन में हमने जो मॉडिफिकेशन करे थे, तो यहां पर भी हमारा आंसर रहेगा 1/2। अब ये दोनों स्क्वायर है तो उसको हम होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहां तक हमारा हो गया। अब हम इसके आगे का स्टेप काफी आसान है। यहां पर हम लिखेंगे 1/2 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू एम बी बाय एम ए एज इट इज लिखेंगे और ये ब्रैकेट को खोल देंगे। जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। ये जो एम ए है, ये एम ए को मल्टीप्लीकेशन से इज इक्वल टू के ये साइड भेजेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 4 को भी अगर हम डिवीजन से ये साइड भेजेंगे तो वो भी मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। आंसर हो जाएगा 4 MA डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू MB। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा 2MA इज इक्वल टू MB। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया mass of the planet B is equal to 2 times the mass of the planet A। ये हमारा आंसर है। आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको अच्छे से 2-3 बार सॉल्व करो, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से इसे आगे सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट इक्वेशन बहुत आसान है और ये इक्वेशन को तो हर कोई कर सकता है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन। मतलब यहां पे बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो मास अर्थ पर है वो 5 kg है और वही ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पर है वो 49 न्यूटन है। उसी तरीके से हमें फाइंड करना है वही ऑब्जेक्ट का मास मून पर कितना रहेगा और वही ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना रहेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो मास होता है पूरी दुनिया भर के अंदर मास सेम रहेगा, मास कभी भी बढ़ेगा नहीं और कभी भी कम नहीं होगा। तो मास आप कहीं पर भी चले जाओ आपका मास सेम रहेगा। इसीलिए हमारा आंसर तो पहला तो आंसर बहुत सिंपल है, मास ऑन मून विल बी 5 kg। ऐसा क्यों? क्योंकि मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम, मास के अंदर कभी भी फर्क नहीं आता है। लेकिन अब हमें वेट फाइंड करना है, वेट ऑन मून। तो वेट एक्चुअल में एक फोर्स है, वेट एक्चुअल में फोर्स है और फोर्स का फॉर्मूला होता है मा। मा मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें वेट की जगह पे फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि वेट और फोर्स एक ही कंसेप्ट है और फोर्स का फॉर्मूला है मा। मा मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स यानी वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज इक्वल टू मास, तो आंसर में दिया गया है कि 5 kg है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहां पर पूछा गया कि इसका वेट मून पर क्या रहेगा। तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम होती है। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की कितनी है 9.8, लेकिन मुझे मून की नहीं पता। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम कम होती है, इसीलिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 6। तो आंसर हो जाएगा, अगर ऐसा डिवाइड करते हैं तो यहां पर आता है 1.63। हम लोग वैल्यूज ओरली भी लर्न कर सकते हैं। तो हमारा वेट हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय 1.63। हमारा फाइनल आंसर रहेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 हियर, 6 5 जा 30, 31, 3 कैरी, 1 हियर, 5 1 जा 5, 6 7 8, 8 हियर, पॉइंट आफ्टर 2, 1 2, आंसर आ जाएगा 8.15 न्यूटन। तो हमारा फाइनल आंसर है वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इज 8.15 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब ये जो आखिरी के दो इक्वेशन है ये थोड़े से लेंदी है, इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर कर लेता हूं और आप अच्छे से इक्वेशन को आप समझो। लिखा है क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 into 10⁻24 kg and 7.4 into 10⁻22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10⁵ किलोमीटर. Calculate the gravitational force of attraction between two. अब ये भी क्वेश्चन अपने को सुनने को थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन वाइज इसको देखकर समझते हैं तो बिल्कुल भी आसान है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि एक प्लैनेट है मून और दूसरा प्लैनेट है अर्थ। यहां पर यह बताया गया है कि इनके जो मासेस है, यानी जो अर्थ का मास है वो है 6 into 10⁻24 kg और जो मून का मास है वो बताया गया है 7.4 into 10⁻22 kg। ये दोनों के मासेस है। फिर बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये, फिर बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी मून से लेके अर्थ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। इतना डिस्टेंस है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है। दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिखेंगे कि यहाँ पर गिवन कितना क्या क्या है। यहाँ पर गिवन ये है कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 into 10⁻24 kg। फिर यहां पर लिखा है मास ऑफ मून, मास ऑफ मून यहां पर लिखा है 7.4 into 10⁻22 kg। यहां पर लिखा गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब आर, आर कितना है, डिस्टेंस कितना है 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। यहां पर भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन ये है कि वैल्यू किलोमीटर में दी गई है, हमें वैल्यू मीटर में चाहिए। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को वैल्यूज तो केजी में है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो मीटर में नहीं किलोमीटर में है। तो ये किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3.84 into 10⁻, ये 5 था किलोमीटर, इसको मीटर में करने के लिए इसमें और 3 जीरो ऐड करने हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 + 3 8 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3.84 into 10⁸ मीटर। अब ये वैल्यू मीटर में हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला डालकर सॉल्व करेंगे। अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी G, कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमें F फाइंड करना है। ये जो G है, G की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। अगर क्वेश्चन में ना भी दी हो तो G की वैल्यू हमें लर्न करनी है। ये हमारा वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M कंसीडर करेंगे मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ है 6 into 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m हम कंसीडर करेंगे मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून है 7.4 into 10⁻22 होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने यहां पर लिखा है मीटर में कन्वर्जन करके। तो यहां पर हम लिखेंगे 3.84 into 10⁸ होल ब्रैकेट स्क्वायर।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर इसको सॉल्व कैसा करें। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो 10 रेज टू वैल्यूज है, ये 10 के साथ जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर के अंदर जितने भी ये वैल्यूज है, इन सब वैल्यूज को हमें प्लस करना है। ऊपर जो भी वैल्यूज रहेंगे या डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज रहेंगे, तो न्यूमरेटर की पूरे वैल्यूज को प्लस कर देना है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर की वैल्यूज को ही प्लस करना है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू है, लेकिन न्यूमरेटर में 1 2 3 वैल्यूज दिख रहे हैं, ये वैल्यूज को मुझे प्लस करना है। ऊपर के जितने भी वैल्यूज है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। -11 प्लस 24 प्लस 22, ये सिर्फ न्यूमरेटर के वैल्यूज है। -11 प्लस 24 ये होता है आपका 13, 13 प्लस 22 ये वाले 22, ये आपका टोटल आंसर होता है 35। यानी ऊपर के न्यूमरेटर में आपको मिला 10 रेज टू 35। और अब नीचे के डिनोमिनेटर, अब नीचे डिनोमिनेटर में है 8 स्क्वायर, तो इसे हमें स्क्वायर नहीं लेना है, इसे हमें लेना है 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 16। अब ऊपर की ये वैल्यू को नीचे की ये वैल्यू से हमें माइनस करना है, तो 35 माइनस 16 हमारा आंसर हो जाता है, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1। 15 माइनस 6 आंसर होता है 9, और यहां पर आंसर रहेगा 1, मतलब मेरा आंसर हो गया 19। तो यहां पर मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 19। क्योंकि ये जितने भी 10 रेज टू वाले वैल्यूज थे, हमने सब वैल्यूज को सॉल्व करके ले लिया 10 रेज टू 19, तो अब एक ही वैल्यू बची 10 रेज टू 19। अब हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7.4, आप सुकून से बैठकर इसको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इतना हार्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर रहेगा 296.14, और नीचे 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84, ये आंसर रहेगा 14.74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 19। ये 296.14 को 14.74 से डिवाइड करना है। फिर से आप इसको अच्छे से डिवाइड करो, आंसर बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएंगी, लेकिन सॉल्व करो, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 20.09 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 19। ये पॉइंट एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए, इसीलिए हमें पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू 2.0, और आगे भी वैल्यूज है, लेकिन वो वैल्यूज हम ना भी लिखे तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू, लेकिन अब मैं 19 नहीं लिखूंगा, एक पॉइंट आगे बढ़ गया तो मैं भी एक पॉइंट और बढ़ा लूंगा, तो आंसर रहेगा 20। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो हमारा आंसर हो गया F इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज टू 20 न्यूटन। ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल पहले वाले न्यूमेरिकल जैसा ही है, काफी आसान है। यहाँ पर है मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10 raised to 11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, what is the mass of the sun? यहाँ पर G की वैल्यू उन्होंने खुद दिया है 6.7 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये अर्थ है और ये सन है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 मीटर। पिछले एग्जाम्पल के अंदर किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पर मीटर है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर कहा गया है कि मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो वजन है वो 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg। फिर मास ऑफ द सन नहीं दिया गया है, हमें सन का मास फाइंड करना है।
और ये भी कहा गया है कि दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 3.5 इंटू 10⁻²2 न्यूटन। काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेंगे कि मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सन के मास को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद मास ऑफ सन, ये हमें फाइंड करना है। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सब चीज अच्छे से दी हुई है। हमें यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G। हाँ, इन्होंने कैपिटल G की वैल्यू भी दी है। कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर आपको ये डिवीजन का साइन नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पे 2 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कैपिटल M सन के लिए है और स्मॉल m अर्थ के लिए है। हमें फाइंड करना है कैपिटल M की वैल्यू, तो हम कैपिटल M को यही रहने देंगे, F को भी यही रहने देंगे। ये वाले R को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और ये वाले G को इधर भेज देंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा कैपिटल G, और ये छोटा m भी नीचे आके डिवीजन में आ जाएगा स्मॉल m। स्मॉल m अर्थ के लिए है। तो हमारा न्यूमेरिकल, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, m इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G इंटू स्मॉल m। तो ये m रिप्रेजेंट करता मास ऑफ सन, कैपिटल M। मास ऑफ सन इज इक्वल टू f। अब यहाँ पे f की वैल्यू दी है 3.5 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 6.7 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m यानी अर्थ की वैल्यू। तो अर्थ की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब m इज इक्वल टू, से पहले हम लोग ये 10⁻² जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को यहां पर है, इधर सॉल्व करेंगे। 10⁻22 मतलब 22 प्लस ये 11 स्क्वायर है, तो हमें 11 स्क्वायर नहीं लेना है, इसके लिए हमें 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर होता है 22। तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाते हैं 10⁻44 और डिनोमिनेटर में होते हैं 10⁻−11। ये वाला 10⁻−11, उसके बाद में प्लस 24, ये 10 नहीं भी लिखे तो चलेगा। -11 प्लस 24 हमारा आंसर होता है माइनस प्लस माइनस, आंसर रहेगा 10⁻13। अब 10⁻44 और 10⁻13, तो हमें यहाँ क्या करना है, 44 माइनस 13 करना है। जो न्यूमरेटर की वैल्यू रहेंगी और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेंगी दोनों को माइनस करना है। न्यूमरेटर की जितनी वैल्यूज रहेंगे उनको प्लस करना है, डिनोमिनेटर के भी जितने वैल्यूज रहेंगे उनको प्लस करना है। लेकिन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कंसीडर करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर माइनस होगा। तो 44 माइनस 13, यहां पर हमारा आंसर आता है 31। तो मतलब हमें टोटल 10⁻² आ गया 10⁻31। यहां पर हम लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। अब हम क्या करेंगे,
अब सिर्फ ये छोटे छोटे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। आप इसको सुकून से बैठ के मल्टीप्लीकेशन करो, आपका आंसर आएगा 7.87 डिवाइडेड बाय ये 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। पूरा आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू, जब इनको भी डिवीजन करेंगे तो 0.19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। लेकिन मैंने आपको अभी कहा मैथ्स का रूल होता है कि पॉइंट कोई डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट को मुझे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 1.9। अब मैंने पॉइंट को आगे शिफ्ट किया तो ये वैल्यू को मुझे कम करना पड़ेगा 10⁻30। पिछले इक्वेशन के अंदर हमने पॉइंट पीछे शिफ्ट किया था तो एक वैल्यू बढ़ा दी थी, अब हमने पॉइंट आगे शिफ्ट किया है तो एक वैल्यू कम कर देंगे। तो फाइनल आंसर है मास ऑफ द सन इज m इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻30 kg। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।